हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। और आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग, जैसे कि आपको टाइटल से दिख ही गया है, पावर शेयरिंग का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बच्चों, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हम लोग देखेंगे कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे कि हम पावर को शेयर कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ना, ये आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर से, तो ध्यान से इस चीज को सुन लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स पे इस टॉपिक पर एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, या फिर किसी स्पेसिफिक फॉर्म को पूछ लिया जाएगा कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म एक्सप्लेन कर दो या वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एक्सप्लेन कर दो। तो सेपरेटली भी आ सकता है, या फिर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी इस पे पूछा जा सकता है लॉन्ग आंसर्स में। तो फटाफट से हमारा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है उसको देखते हैं। सबसे पहला तरीका है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट का ये मतलब नहीं है बच्चों कि हम जो ऑर्गन्स है, लंग्स, लिवर, किडनी, उसके बीच में पावर बांट रहे हैं। यहाँ पे ऑर्गन्स का मतलब है हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, यानी कि हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आपका जो लेजिस्लेचर होता है यानी कि जो लॉ बनाती है बॉडी, उसके बाद हमारा होता है एग्जीक्यूटिव जो कि उसी लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और लास्टली यहाँ पे होते हैं हमारे जुडिशरी जो कि न्यायपालिका है। तो हमारा जो सारा कोर्ट सिस्टम आता है वो जुडिशरी में आता है। अब देखिए, ये जो तीनों ही ऑर्गन्स है बच्चों, इन सभी को सेम लेवल पे रखा गया है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, जैसे एकदम ऐसे सीधी लाइन, मतलब कि ऑल्दो इनके पास डिफरेंट पावर्स है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को लागू करना, जुडिशरी का काम है न्यायपालिका यानी कि न्याय को मेंटेन करना, न्याय मिल रहा है कि नहीं इस चीज को देखना। अभी जो है इन सभी को डिफरेंट पावर्स दी गई है, बट इक्वल पावर दी गई है, सेम लेवल पे इनको रखा गया है, ताकि बच्चों कोई भी ऑर्गन अपनी दी गई पावर से ज्यादा पावर को एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करे। तो पावर को सेपरेट करा गया है, इक्वल पावर्स दी गई है, डिफरेंट पावर्स दी गई हैं। और एक और चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर हर ऑर्गन एक दूसरे पे चेक रखता है। जैसे कि बच्चों, हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, है ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स हो गए, एक तरीके से वो हमारी पार्लियामेंट को जवाबदेही होते हैं। उसी के साथ जो जुडिशरी है वो ये देखती है कि मिनिस्टर्स ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो है लॉ ढंग से बन रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हर ऑर्गन एक दूसरे पे चेक रखता है, ताकि कल को कोई भी दूसरा ऑर्गन अपनी दी गई पावर से ज्यादा पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। तो सबको सेम लेवल पे रखा गया है, हर ऑर्गन एक दूसरे पे चेक मेंटेन करके रख रहा है, साथ ही में सेम लेवल पे है, डिफरेंट पावर्स हैं बट इक्वल पावर्स हैं। अब देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली आपने एक ही लेवल पे सबको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। इट इंश्योर्स, मेक्स श्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। तो एक चेक्स और बैलेंस का सिस्टम है बच्चों, बैलेंस ऑफ पावर है ना। दिस इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, इट इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बिकॉज एवरी ऑर्गन इज कीपिंग अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स, एंड उससे एक बैलेंस मेंटेन रहता है। पावर के मामले में सभी को बराबर पावर दी गई है, किसी को किसी से ज्यादा पावर नहीं दी गई। तो इसलिए दूसरे ऑर्गन्स दूसरों पे चेक रख रहे हैं कि कोई भी अपनी दी गई पावर से ज्यादा पावर को एक्सरसाइज ना कर सके। ऑलराइट, ये बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, जिसको बच्चों वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोला जाता है। यहाँ लिखा नहीं है तो हम लिख देते हैं, इसको क्या बोला जाता है, द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि जब आप अलग अलग लेवल्स पे पावर को बांट रहे हो। ठीक है, वहां पे सेम लेवल था, एक ही लेवल पे आपने तीनों ऑर्गन्स को पावर दी थी, यहां पर लेवल चेंज हो गया, एक ऊपर आ रहा है, एक उसके नीचे, एक उसके नीचे। ठीक है, तो हम लोग इसको वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है बच्चों। जैसे कि जब हम पावर हमारे सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। सेंटर गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्टेट गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लोकल गवर्नमेंट एक पंचायत के लिए या फिर एक म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर बात यही समझने वाली है कि जब आप डिफरेंट लेवल्स पे पावर को बांट देते हो, जिसको हम लोग फेडरलिज्म भी बोलते हैं, फेडरलिज्म जो आपका अगला चैप्टर है ना, उसका यही मतलब होता है डिफरेंट लेवल्स पे पावर को बांट देना, या फिर वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। दैट इज व्हाट फेडरलिज्म इज। नाउ
जनरल गवर्नमेंट है आपकी पूरी कंट्री के लिए, यानी कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पर भी आपकी है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी है, इसी को ही फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। मेनी कंट्रीज में देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स। बहुत से ऐसे देश होते हैं बच्चों जहां सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होती है, यानी कि जहां पावर को डिवाइड नहीं करा जाता है। जैसे श्रीलंका के अंदर एक यूनिटरी सिस्टम था, है ना, जहां पे पावर को डिवाइड नहीं करा गया था अलग अलग लेवल्स में। तो वहां पर क्या होता है, पावर एक ही लेवल पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सिर्फ सेंटर के पास सारी पावर है। तो अगर सेंटर के पास सारी पावर होगी तो सेंटर उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा। तो विच इज रॉन्ग, बहुत गलत चीज है। अनलिमिटेड तरीके से किसी एक के पास पावर होना और उसको एक्सरसाइज करने की पावर होना इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो वो एक यूनिटरी सिस्टम होता है विच इज द टोटल ऑपोजिट ऑफ अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में तो पावर को अलग अलग लेवल पे बांटा जाता है, जैसे इंडिया में भी बांटा जाता है, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आस, लेकिन हमारे जैसे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफरेंट लेवल्स की पावर को लिख देता है। आप जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये और ढंग से समझ में आएगा कि किस तरीके से पावर्स अलग अलग लेवल्स के बीच में डिवाइडेड है, और ये चीज हमारे संविधान तक में मेंशन्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम खुद से बना के बोल रहे हैं, नहीं, कि सेंटर को भी पावर दे दी, स्टेट को भी दे दी, नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियरली लिखा हुआ है संविधान के अंदर बच्चों कि सेंटर के पास क्या पावर है, स्टेट के पास क्या पावर है। और एक थर्ड लेवल जो है हमारे देश में, तो एक तीसरा लेवल भी एग्जिस्ट करता है विच इज द लोकल लेवल, है ना, तो उसको भी पावर दी गई है। सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड, तो और भी आप लेवल्स पे पावर को बांट सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी जो लेवल्स आते हैं, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, जो इंडिया में भी हमने बांट रखी है। ठीक है, तो वैसे तो फेडरलिज्म का ये मतलब होता है कि एटलीस्ट 2 लेवल्स एग्जिस्ट करेंगे, कि सेंटर तो होगा, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके पास तीसरे लेवल पे भी आप बांट रहे हो पावर को, तो आप बांट सकते हो, चौथे लेवल पे बांट रहे हो तो भी बांट सकते हो। ठीक है, बट मिनिमम 2 लेवल्स तो होने ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट आता है, तो इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोला जाता है। चलो उसके नेक्स्ट आता है बच्चों, जब आप पावर को शेयर करते हो अमंग द डिफरेंट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हु लिव इन योर कंट्री। हर समाज में डाइवर्सिटी होती है, भिन्नता होती है, और हर भिन्न भिन्न प्रकार के अगर देश में आपको लोगों को रखना है तो उसके लिए सभी के साथ बराबर पावर बांटना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि बच्चों याद कीजिए बेल्जियम के एग्जाम्पल को। बेल्जियम में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे, कुछ डच बोलते थे, कुछ फ्रेंच बोलते थे, कुछ जर्मन बोलते थे। उनको अकोमोडेट करने के लिए ऑब्वियसली सेंटर स्टेट में पावर डिवाइड करी गई थी, लेकिन उसी के साथ साथ एक नया जो है गवर्नमेंट को लाया गया था विच वॉज द कम्युनिटी गवर्नमेंट, कि हर एक लैंग्वेज कम्युनिटी की अपनी खुद की कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, जो कि उनके कल्चरल, लिंग्विस्टिक, एजुकेशनल इश्यूज पे लॉ बना सकेगी, उन चीजों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेगी, है ना। तो एक तरीके से वहां पर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में बहुत पहले से कास्ट सिस्टम चलता था, जिसकी वजह से कुछ ऐसे जाति के लोग थे जो कि बाकियों से पीछे रह गए थे। अब उन लोगों को एक तरीके से बराबर लेवल पे लाने के लिए क्या करा गया बच्चों, इंडिया में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिस्टम चलाया गया, जहां पर हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस और कास्ट है उनको रिजर्वेशन दी गई गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। ये रिजर्वेशन देने का क्या मतलब था कि आप लोग एक तरीके से सभी कास्ट ग्रुप्स को बराबर रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, हर जगह पर जो पिछड़े हुए हैं उनको सेम लेवल पे लाना चाहते हो। तो ये सारी अरेंजमेंट्स भी आपको करनी पड़ती है। पावर जो है अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स के साथ बांटनी पड़ती है ताकि सभी को बराबर लेवल पे लाया जा सके। यहाँ पर वही बात हो रही है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में और इंडिया के अंदर सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एक तरीके से बच्चों ऐसी अरेंजमेंट्स है जहाँ पे जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं, महिलाएं हैं, उनको भी लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मिल सके, रिप्रेजेंटेशन मिल सके, प्रतिनिधित्व मिल सके। तो दैट इज व्हाई वी रिजर्व सीट्स। पॉलिटिक्स में भी सीट्स को इसलिए रिजर्व करा जाता है ताकि जो लोग एक तरीके से पिछड़े हुए हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके, बराबर की रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स, अदरवाइज हु वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर आप इन्हें रिजर्वेशन नहीं दोगे तो फिर वो कभी दिखेंगे ही नहीं आपको, ना पॉलिटिक्स में, ना ही जॉब्स में, ना ही उसमें, बहुत कम परसेंटेज दिखेगा। तो उनको भी बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ताकि वो भी दिख पाए, उनको ऐसा ना लगे कि वी आर एलिनेटेड फ्रॉम दिस थिंग, है ना, एक एलियन की तरह महसूस ना हो। तो ये सारी चीज़ें करनी भी इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद बच्चों हाँ, माइनॉरिटीज को भी इक्वल शेयर पावर में दिया जाता है, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको भी बराबर शेयर देने के लिए। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को समझते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि इन अ डेमोक्रेसी सिटीजंस मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर, दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द डिफरेंट पार्टीज। होता क्या है बच्चों, हमारे देश के अंदर एक डेमोक्रेसी के अंदर
जाहिर सी बात है कि सभी को आज़ादी है कि सभी लोग जो हैं दे आर फ्री इफ दे वांट टू इलेक्ट, नहीं सॉरी, if they want to stand in the elections, if they want to take part in the elections, if they want to form political parties, they can all do that and everyone has the same political rights. So हर किसी को आज़ादी है। उसी के साथ साथ यहाँ लिखा है in the long run power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. अब देखो हर किसी के पास आज़ादी है, अलग अलग विचारधारा की पार्टीज क्रिएट भी कर लेते हैं लोग और खड़े भी हो जाते हैं इलेक्शंस में, एक दूसरे के साथ compete करते हैं जीतने के लिए गवर्नमेंट पावर को, और लोगों के पास भी राइट रहता है कि वो अपने मन पसंदीदा पार्टीज और कैंडिडेट्स को चुन सके। लॉन्ग रन में हम लोग देखते हैं कि एक देश के अंदर जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करने की आज़ादी है वहां पर पावर में आपको अलग अलग आइडियोलॉजीज किसी ना किसी टाइम पे देखने को मिलेंगी, अलग अलग पार्टीज जो है पावर में देखने को मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी एक पार्टी जो है वो अगर आ गई है पावर में तो वो रहती रहेगी सालों साल तक या उम्र भर, नहीं, तो चेंज हमेशा आएगा ही आएगा। जैसे कि बच्चों हम लोग देखते हैं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब कांग्रेस पार्टी का बहुत टाइम तक एक डोमिनेंस था सेंट्रल स्टेट लेवल्स पर, और ऐसा भी होता था कि कांग्रेस पार्टी जब दूसरी पार्टीज की सरकारें आती थी तो कांग्रेस पार्टी उनको हटा भी देती थी, तो वो काफ़ी गलत चीज़ थी। बट व्हाट वी सी इज कि 1990s के बाद में वो जो वन पार्टी डोमिनेंस का सिस्टम था ना वो हट जाता है, बहुत सी रीजनल पार्टीज इंडिया में आने लगती हैं अलग अलग आइडियोलॉजीज की, और सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल्स पे हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि पार्टीज को गठबंधन की सरकारें बनानी पड़ती है, यानी कि कोalition गवर्नमेंट्स को फॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि उस समय पे कोई भी सिंगल पार्टी अकेले अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो गठबंधन की सरकारें देखने को मिलती है जहां पे अलग अलग पार्टीज पावर में आई, जिससे कि बच्चों एक तरीके से बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारी आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंटेशन मिली। तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्टीज जो है पावर शेयरिंग का एक कल्चर हमें देखने को मिला। ठीक है, तो कभी कभी पार्टीज अलायंस बनाती हैं, कभी कभी कोalition गवर्नमेंट बनाती हैं, पावर को शेयर करती हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग का एक कल्चर हम लोगों को देखने को मिला आफ्टर 1990s। उसी के साथ प्रेशर ग्रुप्स की अगर बात करें, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चों? प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जैसे एक प्रोफेशन के लोग हैं, फार्मर्स हैं, तो उन्होंने एक अपना प्रेशर ग्रुप बना लिया। सपोज वो चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और इंक्रीज कर दे गवर्नमेंट, ठीक है, तो उनकी डिमांड है और वो निकल पड़ते हैं, एक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, बाहर से रहकर, पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले रहे बट बाहर से रहकर नारे लगाकर प्रदर्शन कर कर वो अपनी मांग को मनवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को बाहर से रहकर प्रेशराइज करना चाहते हैं अपनी डिमांड को मनवाने के लिए। सो दोज आर प्रेशर ग्रुप्स। अभी प्रेशर ग्रुप्स फार्मर्स का हो सकता है, ट्रेडर्स का हो सकता है, बिजनेसमैन का हो सकता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का हो सकता है। तो ये जो अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो एक ही प्रोफेशन के लोग ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, ये बाहर से रहकर बिना पॉलिटिक्स में हिस्सा लिए अपनी डिमांड्स को मनवाने की कोशिश करेंगे। और ऐसी मूवमेंट्स भी होती हैं जहां पे लोग मूवमेंट्स के थ्रू जो है प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट को टू लुक फॉर देम एंड उनकी डिमांड्स को मानने के लिए। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को देखा कि पावर अलग अलग तरीके से कैसे शेयर हो सकती है। सबसे पहला क्या था? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जहां पे सब एक लेवल पे हैं, अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में पावर को बांट दिया। हर ऑर्गन एक दूसरे पे चेक रख के बैठा है और बैलेंस बना के उनमें रखा हुआ है। उसके बाद आता है वर्टिकल फॉर्म पावर शेयरिंग, जहां पे आप अलग अलग लेवल्स पे पावर को बांटते हो, सेंट्रल, स्टेट, लोकल लेवल, जैसे इंडिया में एग्जिस्ट करता है। मिनिमम 2 लेवल्स तो होने ही चाहिए। तीसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आया जब आपने अलग अलग जो ग्रुप्स हैं समाज के तौर पर, जैसे अलग भाषा के, कल्चर के, रिलीजन के, कास्ट के, उनके बीच में पावर को बांट दिया ताकि सभी को रिप्रेजेंटेशन मिल सके, सभी को बराबर पावर मिल सके, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को एलिनेटेड ना फील हो उसके लिए। साथ ही में 4th फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हमने अभी अभी देखा, जहां पर हम पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बीच में पावर को बांट रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि अलायंस या तो पहले से एक ग्रुप बना के रख लेते हैं दूसरे पार्टीज के साथ में, या फिर जब मेजॉरिटी हासिल नहीं होती है तो गठबंधन की सरकारें बनाती है, जिसकी वजह से एक पावर शेयरिंग का कल्चर पार्टीज के बीच में भी देखने को मिला। और उसी के साथ साथ बहुत से प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स के थ्रू भी लोग पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, सरकार पे प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी पावर दी गई है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा और अगली क्लास में हम लोग लास्ट क्लास जो होगी पावर शेयरिंग की उसके साथ मिलेंगे, जहां पर हम लोग एनसीईआरटी डिस्कशन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो हमें पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।